Hello and welcome friends. Today we are going to start with the chapter number 46 of this book. And this chapter deals with meaning and essentials of a contract of sale. So contract of sale, जिसे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ करता था, उसे 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया था और 1 जुलाई 1930 को सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया गया, जो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है। और हम सब जानते हैं कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी को कौन सा एक्ट डील करता है, तो वो है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो यहाँ पर इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को डील किया जाता है और एटलीस्ट 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। सो मूविंग विद द इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर द एस्पेक्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स इंट्रोडक्शन में यह बताया गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी जनरल प्रिंसिपल्स और एसेंशियल्स रिक्वायर्ड होता है, वह सेम प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए भी गवर्न होता है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को स्पेशली इनेक्ट किया गया है, बनाया गया है कि ताकि अपने कंट्री में मूवेबल गुड्स के सेल एंड परचेज इस लॉ एक्ट के तहत किया जा सकते। जितने भी अपने कंट्री में जो गुड्स खरीदे या बेचे जाते हैं, वो सारे के सारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत ही किया जाए। इसके लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाला है, ये हमें ध्यान में रखना है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेलर और बायर के कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और लायबिलिटी को डिटेल में लिखा गया है। मतलब कि सेल और परचेज करते वक्त सेलर और बायर की क्या क्या राइट्स होते हैं और उनकी लायबिलिटी क्या होती है, उसको ध्यान में रख कर ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स डिफाइंड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो गुड्स मीन्स, यहाँ पे गुड्स का मीनिंग दिया है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। सो यहाँ पे गुड्स का मतलब हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे हम लैंड से अलग कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स, यहाँ पे देखिए फसल या घास या स्टॉक या शेयर दिया है या डिवेंचर, तो ये सारी चीज़ें हम लैंड से अलग कर सकते हैं। इसलिए यह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं आता, बल्कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे आपने देखा कि स्टॉक एंड शेयर भी है या डिवेंचर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत आता है। बट यहाँ पे एक चीज़ें दी है कि एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, तो यहाँ पे ये चीज़ें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इतना बात ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम में जब आएगा कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है और नहीं आता है, तो वहाँ पे एक्सक्लूड करने में जो आएगा वो एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये 2 चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी या सेल ऑफ गुड्स एक्ट के से एक्सक्लूड किया जाता है। इसे एक्सक्लूड क्यों किया जाता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मनी जो है, अभी यहाँ पे गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, तो यहाँ पे मनी या करेंसी, मनी या फिर ये करेंसी। सो मनी या करेंसी को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि मनी एक लीगल टेंडर होता है। आरबीआई के हिसाब से ये एक लीगल टेंडर होता है जिससे कि हम गुड्स को खरीद सकते हैं। इसके लिए इसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से अलग कर दिया गया है क्योंकि ये गुड्स को खरीदने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर मनी या करेंसी मूवेबल प्रॉपर्टी या सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत नहीं आता। बट इतना बात ध्यान में रखिए कि ओल्ड करेंसी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ओल्ड करेंसी से हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस करेंसी को आरबीआई ने मार्केट में सर्कुलेट होने से डिसकंटिन्यू कर दिया है या फिर यह इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि यह करेंसी अब लीगल टेंडर नहीं होगा, तो उस करेंसी से हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं। और फिर ऐसी करेंसी को कुछ लोग जिन्हें करेंसी कलेक्शन या किसी करेंसी पे स्टडी करते हैं, वो लोग महंगे दामों में खरीदते हैं, जिसे हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इतना ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि करेंसी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट में काउंट नहीं होता, बट ओल्ड करेंसी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर काउंट होता है। यहाँ पर हमने एक और वर्ड देखा था, एक्शनेबल क्लेम, तो इसका मीनिंग होता है अनसिक्योर्ड डेट। तो ये वर्ड जो है इसका मतलब कि ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं,
जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक कस्टमर अपनी एलआईसी पॉलिसी लेकर बैंक में आता है और उसके अगेंस्ट लोन का डिमांड करता है। तो हम सब जानते हैं कि एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है, उसे असाइनमेंट कहा जाता है। तो इस केस में अगर वह पर्सन डिफ़ॉल्ट कर देता है या लोन अमाउंट पे नहीं करता है तो बैंक क्या करेगी उस केस में? तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक उस पॉलिसी को ब्रेक करके अमाउंट रिकवर कर लेगा, क्योंकि उन सब का एक टाइम लिमिट होता है कि एक मैच्योरिटी होती है, वो पे करते हैं। तो इस केस में बैंक उस डॉक्यूमेंट के बेस पर एक्शन ले सकता है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है ताकि वो पैसे को, जो भी लोन अमाउंट है, उसको रिकवर कर ले। तो इसलिए इसको एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि मतलब उस जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे एक्शन ले सकता है, इसके लिए इसको एक्शनेबल क्लेम या अनसिक्योर्ड डेब्ट भी कहा जाता है। सो देयर आर सम टर्म्स एसोसिएटेड, जिसे हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बायर। बायर का मतलब होता है कि जो गुड्स खरीदेगा। उसके बाद है सेलर। सेलर का मतलब होता है जो गुड्स बेचेगा। उसके बाद है प्राइस। तो प्राइस का मतलब है कि गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए जो भी कीमत लगाई गई है, जो भी मनी दी गई है, कंसिडरेशन अमाउंट जो है, उसे हम लोग प्राइस बोलेंगे। यहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं चलता है प्राइस के केस में। जैसे बार्टर सिस्टम का मतलब कि पुराने ज़माने में होता था कि एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज किया जाता था। तो मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज करना सेल ऑफ गुड्स के में कंसीडर नहीं होता है। तो बार्टर एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि प्राइस में अगर बार्टर सिस्टम चलता, मतलब कंसीडर होता है क्या, तो नहीं, वहाँ पे बार्टर सिस्टम कंसीडर नहीं होता है। देन आता है डिलीवरी, मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो डिलीवरी मीन्स इसके केस में क्या होता है कि अपनी इच्छा से गुड्स को ट्रांसफ़र करना। जैसे रिटायरमेंट से पहले कुछ लोग वीआरएस ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ट्रांसफ़र जो लेते हैं, सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अपनी इच्छा से जो भी रिटायरमेंट का एज होता है वो कंप्लीट किए बिना पहले ही वो चाहते हैं कि अपनी इच्छा से रिटायर हो जाए, सो वीआरएस कहलाता है। वैसे ही अपनी इच्छा से अपने गुड्स का पोजीशन देना, उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स कहा जाता है। मतलब कि फोर्सफुली आपसे कोई डिलीवरी नहीं करवा रहा है, आप उसके बदले पैसे ले रहे हो, फिर अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैं। बट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स कहलाता क्या है? सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि दिस डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू द ओनर हुज नेम इज़ मेंशन ऑन द डॉक्यूमेंट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल बिल ऑफ लैडिंग हो गया, डॉक वारंट हो गया, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट हो गए, एंड अदर डॉक्यूमेंट इन द, जैसे और भी है यहाँ पे देखिए कि रेलवे रिसीट हो गया, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में कंसीडर होता है। देन नेक्स्ट है फ्यूचर गुड्स। इसका मतलब है कि फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि फ्यूचर में वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने वाला है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फ्यूचर में वो एग्जिस्ट होगा, फ्यूचर में वो बनेगा। देन उसके बाद है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है कि गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब एक्चुअल में वो प्रेजेंट है, डिलीवरी के लिए रेडी है, उसको हम लोग स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे, जिसका एग्जिस्टेंस है, जो असर्टेन्ड है। और फ्यूचर गुड्स क्या हो जाता है? जो अनअसर्टेन्ड है। उसके बाद आ जाता है मर्चेंटाइल एजेंट, मीन्स एन एजेंट having authority either to sell goods or consign goods for the purpose of sale or buy the goods to raise money on the security of goods। So इतने सारे टर्म्स को जानने के बाद हम लोग बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या होता है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। सेलर अपने जो भी प्रॉपर्टी है या गुड्स है उसको एक प्राइस कंसीडर करके, एक कंसीडरेशन अमाउंट लेके उसकी कीमत पे उस गुड्स को बायर को ट्रांसफ़र कर देता है। When the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called sale। जैसे ही उस गुड्स की डिलीवरी हो जाती है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये सेल कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो सबसे पहला है कि बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट।
अ सेल इन्वॉल्व्स टू पर्सन, द बायर एंड सेलर। ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो लोग होते हैं, एक बायर होता है और दूसरा सेलर होता है। नेक्स्ट होता है मनी कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि जो भी गुड्स है उसके बदले एक अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। बार्टर सिस्टम यहाँ पे लिखा है, इट कैन नॉट बी अ बार्टर वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। यहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं चलता, एक मनी कंसिडरेशन होता है। देन है मूवेबल प्रॉपर्टी। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है। ई मूवेबल प्रॉपर्टी को द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील करता है। देन नो पर्टिकुलर फॉर्म, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ मैंडेटरी नहीं है कि रिटन में ही एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या ओरल में होना चाहिए। तो या नो पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है कि ये सारे के सारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है मैंडेटरी है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जितने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो फीचर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी लागू होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी लागू होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, जैसे कि ये रिटेन या ओरल या इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा ये होता है कि वैलिड कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन का मतलब मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ पे ये होता है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, मतलब अगर कोई गुड्स दे रहा है तो उसके बदले में उसकी कीमत होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है कि एक तो हमने देखा वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट ये होता है कि दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब दोनों एग्री होने चाहिए। कोई फोर्सफुली अपने सामान को दे या कोई ज़बरदस्ती उससे लेना चाहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देन इसमें ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होने चाहिए कि मतलब गुड्स को बेचने का ऑफ़र हुआ या जो ख़रीद रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है। और नेक्स्ट ये है कि सेल या परचेस करने के लिए लॉ की परमिशन हो, मतलब कि इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ टू सेल और परचेज। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। यहाँ पे आप एक एक करके जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो नेक्स्ट है कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर कंडीशनल हो सकता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट देखिए और दूसरा कंडीशनल देखिए। तो एब्सोल्यूट के केस में कुछ कंडीशन नहीं होता, बट इन केस ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट गुड्स की फाइनल सेल और परचेज तभी मानी जाती है जब बायर और सेलर के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारे कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो ही वो कंडीशनल सेल कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लाइन बाय लाइन कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। सो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि सेल ऐसे गुड्स के लिए होता है जो गुड्स एग्जिस्ट करता है और जो डिलीवरेबल स्टेज में होता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स के लिए किया जाता है जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक जीआईबी का बुक खरीदने जाते हैं, अभी जीआईबी का एग्ज़ाम नज़दीक है, आप सोच रहे हैं कि चलो जीआईबी का बुक खरीद लेते हैं, तो आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो बुक देता है आपको और आप दुकानदार को पे कर देते हैं, आप उसके लिए पैसा दे देते हैं। तो आप दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा किया, इसलिए इसे सेल कहेंगे। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आप एक कार खरीदने जाते हैं और वहाँ जाके आपको मालूम चलता है कि इस कार के लिए तो 2 मंथ का वेटिंग पीरियड है। सो आप कार बुक कर देते हैं और यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल, मतलब यहाँ पे आपने कार बुक कर दिया एक फ्यूचर गुड्स के लिए, तो यह एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कार एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये फ्यूचर गुड्स है, यह अनअसर्टेन है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। तो सेल के केस में हम गुड्स ये जानते हैं सेल के केस में कि गुड्स एग्जिस्ट होता है, प्रेजेंट में है, अभी आपके सामने है, उसे असर्टेन, मतलब ये असर्टेन गुड्स है और डिलीवरी स्टेज में है, ये डिलीवरी हो सकती है, इसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल गुड एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर डेट में मिलने वाला होता है या ये अनसर्टेन होता है और डिलीवरेबल स्टेज में भी नहीं होता है। सो उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि सेल में सबसे पहला ये बताया है कि अ सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द पार्टीज हैव ऑलरेडी परफॉर्म देयर पार्ट। इसका मतलब है कि बायर और सेलर ने दोनों ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है,
मतलब दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, बट इन केस ऑफ दिस एग्रीमेंट टू सेल बायर और सेलर अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है, तो यह एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सेल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ओनरशिप ट्रांसफ़र का होता है। सो सेल के केस में सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है, बट एग्रीमेंट ऑफ सेल के केस में जो है वो सेलर ने बायर को फ्यूचर डेट में ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए एक एग्रीमेंट बना लेता है। तो जब इसके सारे कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे तो फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो एग्रीमेंट टू सेल में, मतलब यहाँ पे देखिए सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई तो ये सेल कहलाता है, और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट में कुछ कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेल में रिस्क ऑफ गुड्स बायर का होता है। तो बायर का क्यों होता है? क्योंकि सेल हो चुका है, जिसके नाम पे ओनरशिप ऑफ गुड्स उसके नाम पे रिस्क हो गया। फिर और यहाँ पे क्योंकि ओनरशिप जो है अपना बायर के पास होता है, और यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल के केस में रिस्क सेलर के पास होता है, क्योंकि अभी भी एग्रीमेंट हुआ है, सेल नहीं हुई है गुड्स की, इसकी वजह से यहाँ पे सेलर के पास एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट है सेल के केस में अगर सेलर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं की तो बायर सूट फाइल कर सकता है और गुड्स की डिलीवरी का डिमांड कर सकता है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल यहाँ पे सिर्फ बायर जो है वह अपने डैमेजेज को क्लेम कर सकता है, उस डैमेजेज को क्लेम करने के लिए सूट फाइल कर सकता है, गुड्स की डिलीवरी के लिए नहीं, क्योंकि गुड्स का सेल अब तक हुआ नहीं है। इसलिए जो भी बायर को मतलब डैमेजेज हुए हैं सामान खरीदने से पहले के, वो सारी चीज़ों के लिए सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सेल के केस में अगर बायर ने गुड्स की कीमत पूरी पे नहीं की तो सेलर सूट फाइल कर सकता है, और सेलर के पास ये राइट है कि गुड्स की डिलीवरी रोक दे या फिर रीसेल भी कर सकता है, वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। बट यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है कि सेलर को जब तक पैसे नहीं मिल जाते वो गुड्स की डिलीवरी नहीं करेगा। बट सपोज ऐसा हो सकता है कि सेलर ने गुड्स का पोजीशन दे दिया है बिना पूरा पैसा लिए, तो इस केस में सेलर कैन सू फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ द प्राइस। मतलब उसने पोजीशन दे दिया है बट सेल ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया है, सिर्फ पोजीशन दिया है, तो और पता चला कि बायर वो सामान लौटा नहीं रहा है, तो या तो बायर को पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे, पूरे पैसे देने पड़ेंगे, या फिर वो गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। तो यही दोनों में फ़र्क हो जाता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़े से सम्स दिए हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे डैश मीन्स द कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, तो प्राइस होगा। प्राइस का मतलब कि आप गुड्स खरीदेंगे तो आपको प्राइस पे करना होगा, वही कंसिडरेशन अमाउंट होता है। देन नेक्स्ट है गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट डू नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करता? एक तो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता, और दूसरा हमने देखा था मनी नहीं होता। मनी के केस में भी हमने देखा था मनी क्यों नहीं होता, क्योंकि मनी से हम लोग सामान को गुड्स को परचेज कर सकते हैं, इसकी वजह से मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट इतना ध्यान में रखिए कि ओल्ड करेंसी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट ओल्ड करेंसी को इंक्लूड किया जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो फ्यूचर गुड्स इसके केस में आएगा। फ्यूचर गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए उसको मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर करना है तो गुड्स अभी सामने होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। तो फ्यूचर गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और अक्वायर्ड बाय द सेलर। सेलर के पास वो जो भी फ्यूचर के गुड्स है वो बन जाने चाहिए ताकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सके। देन नेक्स्ट है स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन दैट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है उस टाइम में जो गुड्स रहता है उसको स्पेसिफिक गुड्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो मतलब डिलीवरी का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना। देन नेक्स्ट है व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स
is to taken place at the future time or subject to some collection thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell कहा जाता है। मतलब कि जैसा हमने कार का एग्जांपल देखा कि फ्यूचर में कार मिलने वाला है, बट एग्रीमेंट आज के डेट में कर दिया, 2 महीने बाद आपको कार मिलेगी, आज हमने एग्रीमेंट उसका कर दिया, तो एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लैंक स्पेस द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज एट टू पास फ्रॉम द सेलर टू बायर, तो ये भी अपना एग्रीमेंट टू सेल के केस में आ जाता है। देन नेक्स्ट देखिए, शेयर्स आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एकदम सही है। शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स, ये सारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आते हैं। देन नेक्स्ट है, फिक्चर्स कैन बी रिगार्डेड as movable goods only if they are intended to be severed and sold separately। फिक्चर्स का मतलब कि प्रॉपर्टी जो होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट्स, बंगलो, उसके अंदर में जितने भी सामान होते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि फर्नीचर्स, ओल्ड पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें फिक्चर्स कहलाती है। तो वो सबको अगर सेपरेट करके बेचा जाए तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स के अंदर आ जाएगा। सो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग, ये हो गया अपना गुड्स ऑफ सेल एक्ट, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।